हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। तो पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है एकदम। आई होप बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी आप सबकी। ठीक है, तो देखो हेल्थ इश्यूज बिल्कुल मत आने दो। आपको पता है कि आजकल कितने हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कितनी तरह की बीमारियां वहां बहुत फैल रही हैं, तो इनसे बच के रहो। अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो। क्लियर है? तो चलो अपन ने ये बताओ क्या क्या पढ़ा था, कुछ ध्यान आ रहा है क्या? अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? अपन ने ये पढ़ा था कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे, कैसे हम किसी भी कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे थे। इन सब के बारे में अपन ने बात की थी। क्लियर? अपन को ये पता चल गया था कि हाँ मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ लगता है, मेसोमेरिक इफेक्ट यूज कैसे करते हैं इसके बारे में अपन ने जाना था, और बहुत सारी बातें की थी। जैसे मेन पॉइंट अगर आपको मैं बताऊं तो मेन पॉइंट अगर आप देखा जाए तो क्या था बच्चों? मेन पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ में जो मेन पॉइंट था बच्चों वो था ऑर्थो इफेक्ट। क्या था? ऑर्थो इफेक्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे जाते हैं, कंपैरिजन किया जाता है, और अपन गलती बहुत करते हैं जब अपने पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन कुछ अलग तरीके से होता है, वहां हम कंफ्यूज होते हैं बच्चों। क्लियर? तो उसी चीज को क्लियर करते हैं और इसी चीज में थोड़े से एग्जांपल और करते हैं बच्चों, और हमें बहुत अच्छा लगेगा यहां पर एग्जांपल करके। तो चलिए कुछ पुरानी बातें करते हैं ऑर्थो इफेक्ट से रिलेटेड, जिससे कि आपको पता चले कि ऑर्थो इफेक्ट कैसा लगता था और क्यों लगता था और किस किस कंपाउंड में लगता था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं मैं, किसी एक क्वेश्चन को लेकर बताते हैं। अपन ने ये सब सीख रखा है बच्चों, बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट सीख रखा है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। बस ध्यान हमें ये देना है बच्चों यहां पर कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक बल्कि ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके ऑर्थो पोजीशन पे क्या है? मैथिल ग्रुप है। आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। देखते हैं आप भूल तो नहीं गए हैं? चलो देखते हैं। लगता है भूल गए हो भाई, है ना? तो भूलना नहीं है भाई छोरो। ठीक है बच्चों, बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है अपने को। ठीक है ना? चलो फटाफट करते हैं। चलो इन चारों कंपाउंड को कंपेयर करो, मुझे इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ। क्लियर? 1 2 3 4। चलिए ध्यान दीजिए। मेन अगर की पॉइंट्स की बात करें तो की पॉइंट्स क्या है बच्चों? की पॉइंट्स ये है कि आपको ऑर्थो इफेक्ट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अगर ऑर्थो इफेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन जरूर गलत करेंगे, ये मैं डन हूं। लेकिन अगर मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपने रिवीजन कर रखा है, मैंने आपको बताया, बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, काफी टाइम बाद, एक टाइम बाद इतने लेक्चर्स हो जाएंगे कि आपको चीजें हो सकता है भूलने लगो, आप वो चीज भूल जाओ। लेकिन अगर भूलने से बचना है तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको पता है, आपको करना है रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। रिवीजन ही एक ऐसी चीज है जब हम कॉन्सेप्ट को बहुत परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना? चलो मुझे कंपेयर करके बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब Ka का ऑर्डर। चलो कंपेयर करते हैं। क्या मुझे बताया था सबसे पहले एसिडिक H रिमूव करते हैं। एसिडिक H कैसे पहचानोगे? जो सबसे तगड़ा नेगेटिव देगा, सबसे स्टेबल नेगेटिव देगा, वहां से मुझे क्या करना है? H+ को रिमूव करना है बच्चों। तो चलिए यहां से मैं H+ रिमूव कर सकता हूं, मुझे पता है। यहां से H+ रिमूव कर सकता हूं, यहां से कर सकता हूं और यहां से कर सकता हूं। क्या कोई दिक्कत है भाई? अब मुझे बताओ अगर H+ रिमूव हो चुका है तो क्रिएट क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्रिएट होगा तो मुझे बताओ क्या मैं देख सकता हूं यहां पर ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजीन जो रेजोनेंस डोनेट कर रहा था वो प्रोसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बल्कि ग्रुप है। ऑर्थो पर बल्कि ग्रुप अगर आ चुका है, कार्बोक्सिलिक अपने आप में बल्कि ग्रुप है, तो दो बल्कि ग्रुप जब आपस में रहते हैं, आसपास रहते हैं, तो यहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटीज लेस देन 100% हो जाती है। लेस देन 100% हो जाती है तो ये डोनेशन पावर जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक आयन में होता है जो कि इक्विवेलेंट है। मैंने आप सबको बता रखा है इसकी प्रॉपर्टी। तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ड्यू टू बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, गॉट इट? सेकंड पॉइंट देखें। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम बात करें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, तो बताओ कार्बोक्सिलिक से NO2 के लिए यहां पर क्या होगा? ये NO2 पैरा पोजीशन पे लगा है, और पैरा पोजीशन पे NO2 क्या शो करेगा बच्चों? -M शो करेगा।
यहां बात करें तो ये पैरा पे है, मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, और Cl हैलाइड बच्चों हमेशा -I इफेक्ट शो करता है, आप सबको पता है। तो एक्सट्रीमली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी 1 की। अपन बात करते हैं 2, 3, 4 में, तो 2 में विड्रॉइंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, 4 में भी विड्रॉइंग टेंडेंसी है, लेकिन 3rd में डोनेटिंग टेंडेंसी है। तो मुझे बताएं डोनेटिंग टेंडेंसी नेगेटिव आयन को अनस्टेबल करेगी, क्लियर बात है क्या? लेकिन विड्रॉइंग टेंडेंसी नेगेटिव आयन को क्या करती है? इंक्रीज करती है बच्चों। तो ये ज्यादा विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा और ये लेस विड्रॉइंग टेंडेंसी शो करेगा। तो बताएं मुझे सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली क्या हो जाएगी? फिर से ज्यादा हो जाएगी। 3rd में विड्रॉइंग है, सॉरी 3rd में डोनेटिंग है, 4th में विड्रॉइंग है, तो बताइए 4th पहले आएगा और 3rd बाद में आएगा, क्योंकि नेगेटिव को कभी डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए। तो क्या ऑर्थो इफेक्ट को आपको एक बार बढ़िया से नाता हो गया, बढ़िया से समझ गए? चलिए एक और बात करते हैं यहीं पर, और मजेदार बात है। यहां पर भी आपको कंपेयर क्या करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बोक्सिलिक है, अब मैंने 2 मेथिल ग्रुप लगा दिए, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक था और मैंने 1 मेथिल ग्रुप लगा दिया, इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक है और मैंने यहां पर 2 मेथिल ग्रुप लगा दिया। क्लियर है? चलिए देखिए बच्चों, यहां पर अगर मुझसे कोई एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोले, जहां ये 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, क्या सोचोगे? सबसे पहले ये सोचोगे कि कहीं पर ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं शो हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं शो हो रही है, क्या यही सोचोगे? बिल्कुल। चलिए सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं इसे। तो बच्चों आपने ट्राई किया इसको, कैसा क्या हो रहे हैं ऐसे क्वेश्चन? देखिए ऐसे क्वेश्चन होंगे तभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी ना कभी आपको पता है कि बहुत इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत टफ भी नहीं पूछता है, कॉन्सेप्चुअल चलता है। कॉन्सेप्ट आपको पता है, चीजें बहुत इजी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर से यहां पर। तो मुझे बताइए, यहां पर CH3 ग्रुप है और यहां पर भी CH3 ग्रुप है, क्या ये भी बल्कि है, ये भी बल्कि है और ये भी बल्कि है? अब यहां तीनों ग्रुप बल्कि आ गए, तो बताइए क्या रेजोनेंस बेंजीन रिंग से कार्बोक्सिलिक की तरफ बिल्कुल 0% होगा? क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आपको पता है रिपल्शन फैक्टर की वजह से आपस में ग्रुप्स क्या करेंगे? प्लेन चेंज कर देंगे, और कभी भी नॉन प्लेनर में रेजोनेंस नहीं होता बच्चों, ये आपको पता है। सिंपल सी बात है क्या? तो मुझे बताइए क्या यहां पर डोनेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल 0% होगी और प्योर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनेंगे किसके किसके बीच? O और O के बीच। क्या आपको सबको पता है कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या हुआ? COOO-, यहां लगा है फेनिल जिस पर बल्कि ग्रुप लगे हैं, तो रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ किन के बीच होगा बच्चों? सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसका मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हाई होगी 1 की। क्लियर? क्योंकि बाकी में अगर देखें तो यहां पर सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट है, यहां कुछ ना कुछ रेजोनेंस इस साइड से हो सकता है, कुछ परसेंट, मैं नहीं कहता बहुत परसेंट, लेकिन कुछ परसेंट हो सकता है। लेकिन यहां दोनों तरफ बल्कि है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता बच्चों। तो मुझे बताइए सेकंड में रेजोनेंस की कंडीशन बहुत ही कम होगी, जिसका मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगी? बहुत कम होगी। इसका मतलब नेगेटिव स्टेबल यहां पर भी होगा। थर्ड में कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, इसका मतलब जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो काफी ज्यादा होगी H निकालने के बाद, और नेगेटिव को डोनेटिंग टेंडेंसी बिल्कुल नहीं चाहिए बच्चों। तो मुझे बताइए 1 के बाद क्या आएगा? 2, और 2 के बाद आएगा 3। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहां पर रिलेटेड टू ऑर्थो इफेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया मेरे पास यहां पर है फिनॉल, फिनॉल के साथ मैथिल ग्रुप है और यहां मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया। बहुत ध्यान से करिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। यहां पर OH है और यहां पर मैंने क्या किया? NO2 ग्रुप लगा दिया। इसी तरीके से यहां पर OH है और मैंने बच्चों यहां क्या लगा दिया? CN ग्रुप लगा दिया। क्लियर हो रहा है बात? मुझे बताएं, अगर मेरे पास यहां पर मुझसे पूछा जाए कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो यहां सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आप सीख चुके हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूं उसके बारे में। तो मुझे बताइए कि O पे जो H लगा हुआ है सबसे पहले रिमूव हम उसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले हम रिमूव किसको करते हैं? H+ आयन को। H+ आयन को रिमूव करने के बाद क्या मेरे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा? सही बात है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो मुझे बताएं क्या पहले स्ट्रक्चर में ये बल्कि और ये भी बल्कि,
इसका मतलब जो रेजोनेंस बेंजीन से NO2 की तरफ होना था, क्या अब वो होगा? नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर बहुत बल्कि ग्रुप है, ये इसको रेजोनेंस करने नहीं देंगे। पहले ही NO2 क्या करेगा? प्लेन को चेंज कर देगा। क्यों चेंज कर देगा? क्योंकि यहां पर जो विड्रॉइंग टेंडेंसी शो कर रहा है ये NO2, ये भी बल्कि ग्रुप है, रिपल्शन को कम करने के लिए प्लेन चेंज करेगा, तो अब यहां मेसोमेरिक नहीं लगेगा क्योंकि प्लेन चेंज हो चुका है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा? -I। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में बहुत पूछे आते हैं, एम्स में आते हैं, नीट में भी बहुत आते हैं। क्लियर? बात करता हूं यहां पे, क्या कोई बल्कि ग्रुप यहां लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब NO2 आपको पता है क्या शो करता है? -M शो करता है। क्लियर? इसी तरीके से यहां बताएं कि यहां पर कोई भी बल्कि ग्रुप है नहीं, तो इसका मतलब CN भी क्या शो करेगा? रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी मेसोमेरिक, और विड्रॉइंग है तो -M, डोनेटिंग है तो +M। क्लियर है? मुझे बताओ नेगेटिव को सबसे स्टेबल कौन करेगा? जो -M शो करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा -M किसका होता है? NO2 का। तो NO2 और CN में कौन जीतेगा बच्चों? NO2। इसका मतलब अगर 1 है ये, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो 2 3 1, क्योंकि 1 में इंडक्टिव से खींच रहा है और इंडक्टिव से विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या होती है? लो होती है बच्चों, कंपेयर टू मेसोमेरिक। तो नोट कर लें बच्चों इसे। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये सीखा कि कैसे हम एसिडिक स्ट्रेंथ के अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। प्रीवियस हमने बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर रखा है, और अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब है कि अच्छे से, सिंपल। आपको बार बार वैसे क्वेश्चन बुक्स में मिलेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रीवियस लेक्चर में मिलेंगे, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। उन सबको आप टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहें बच्चों, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। क्लियर है? चलिए, अब मैं कुछ बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने आपसे बात की थी और मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ के भी सारे फंडे सिखाए थे, तो चलिए उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की। मेसोमेरिक के थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर भी मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी जो कि मैंने आपको बताया था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज SIP एंड सेकेंड वन इज SIR। क्या था? क्या रिवीजन आपने कर रखा है भाई? बिल्कुल अच्छे से कर रखा होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए अगर मेरे पास SIP है, SIP का मतलब क्या था? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। स्टेरिक की वजह से, इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट बच्चों, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? रुकावट। स्टेरिक की वजह से किस चीज में रुकावट है? P फॉर प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या हुआ? अपना लोन पेयर H+ को डोनेट करने को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। क्लियर है? तो मुझे बताओ किस चीज में रुकावट हो रही है? लोन पेयर के डोनेट होने में। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का काम ही क्या था? लोन पेयर को डोनेट करना। अगर वो वही काम नहीं करेगा तो क्या बेसिक स्ट्रेंथ कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी। इसका मतलब कैसा था बच्चों? सेम मैंने आपको बताया था, अगर NH2 ग्रुप के साथ कोई बल्कि ग्रुप आता है तो यहां पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? SIP। क्यों बच्चों? क्योंकि जैसे ही ये लोन पेयर देगा ये बन जाएगा NH3+, और NH3+ बल्कि ग्रुप में नापा जाता है, बल्कि ग्रुप में इंक्लूड होता है, और CH3 भी बल्कि ग्रुप में होता है। तो बताओ ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा ये जिससे इनमें लड़ाई शुरू हो जाए। मेरे घर में पैसे हैं, मैंने किसी को पैसे दे दिए, घर में आके लड़ाई हो गई कि भैया पैसे क्यों दे दिए, तो बताओ क्या आगे से मैं उसको पैसे दूंगा? नहीं दूंगा। पहले मैं अच्छा था, पहले मैं कोई अनस्टेबिलिटी नहीं थी, सब सही था। जैसे ही उसने अपना बेसिक काम किया, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब बेसिक कैरेक्टर शो किया, वैसे ही इसके घर में क्या होने लगी? लड़ाई होने लगी। बताइए ऐसा कोई काम ये नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब अपना बेसिक सिटी का मेन वर्क ही नहीं करना चाहेगा, जिससे बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्लियर बात है? SIR क्या था बच्चों? SIR था नाइट्रोजन कंटेनिंग बल्कि ग्रुप हो और ऑर्थो पर भी बल्कि ग्रुप हो। सेम वैसा ही अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा? रिपल्शन कम करने के लिए प्लेन चेंज कर देगा, और प्लेन चेंज करने के बाद अच्छी बात क्या हुई? अच्छी बात हो गई बच्चों, N का लोन पेयर जो था वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो किसी को भी डोनेट करने में क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। क्लियर? तो कहीं ऐसी टेंडेंसी आए, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं फट से। दो क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन से क्लियर ही हो जाना है, प्रीवियस चीजें रिवाइज हो जानी है अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड है, दूसरा मैंने सिर्फ NH2 ले लिया, और तीसरा मैंने NH2 के साथ साथ यहां पर Cl ले लिया।
क्लियर बात समझ में आती? चलिए मुझे बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। बेसिक स्ट्रेंथ का फंडा क्या था भाई? क्या किससे डिनोट करते थे? केवी से। किससे डिनोट करते थे? केवी से। क्या होगा केवी का फंडा? जितनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ उसका केवी का ऑर्डर भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। जैसे के ए फॉर एसिडिक, के बी फॉर बेसिक। सिंपल। बताया मुझे बच्चों, अगर मैं पहले कंपाउंड में देखूं तो क्या पहले में मुझे SIR लग रहा है? SIR का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। स्टेरिक की वजह से किस चीज में रुकावट है? लोन पेयर के रेजोनेंस में। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में स्टॉपेज हो गई, और रेजोनेंस में स्टॉपेज हो गई, इसका मतलब ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब बताओ, इसका लोन पेयर अपने पास है, अपने पास है तो किसी को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर NH2 है, यहां पर NH2 है, दोनों के लोन पेयर डीलोकलाइज होंगे क्योंकि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सिंपल बात समझ में आती है? इसका मतलब 2 और 3 में तो रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस में लोन पेयर खो दिए, जब खो दिए तो किसी दूसरे को देने में क्या होगी बच्चों? दिक्कत होगी। इसका मतलब बताइए सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? 1 की। फिर मैंने देखा यहां कोई विड्रॉइंग और डोनेटिंग नहीं है, लेकिन यहां पर -I के थ्रू क्या है? विड्रॉइंग टेंडेंसी है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। इसका मतलब बताइए 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, कर लिया होगा आप सबने। क्वेश्चन 2 करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, इसलिए मैं करा रहा हूं आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। वन, 2, 3। मुझे बताएं, अगर मुझे यहां पर के भी निकालना होता, अगर मुझे यहां पर के भी निकालना होता तो मुझे बताएं बच्चों, मैं यहां पर के भी कैसे निकालता? क्या मुझे सारे कॉन्सेप्ट पता है? SIP भी पता है, SIR भी पता है, और मैंने आपको बताया SIP प्रोटोनेशन में जो रुकावट होती है वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है बेसिक के लिए। अगर आपको दिख रहा है कि सर थर्ड में तो डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं है, विड्रॉइंग टेंडेंसी है, विड्रॉइंग करने से तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? वो कम कर देगा। लोन पेयर के थ्रू डोनेट तो करेगा नहीं, लोन पेयर के थ्रू क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करने से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो किसी को डोनेट करने की पावर कम हो जाएगी। लेकिन कम से कम वो डोनेट तो कर सकता है। कम होगी नो डाउट, लेकिन वो कर तो सकता है। लेकिन क्या पहले में क्या ये डोनेट कर सकता है बच्चों? नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी? 1 की होगी। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि अगर ग्रुप आते हैं उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम वो दे तो सकता है, एटलीस्ट इट्स गिवन टू लोन पेयर। ओके, तो मुझे बताओ यहां पर थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड का लोन पेयर क्या होगा? बचा रहेगा, कुछ ना कुछ दे सकता है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में क्या है? -I है, थर्ड में क्या है? -M है, और फर्स्ट में तो SIP है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब मुझे बताओ फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, सेकंड की सबसे ज्यादा होगी, देन थर्ड। क्यों? क्योंकि सेकंड में -I है, कम विड्रॉइंग टेंडेंसी है, कम विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची रहेगी तो किसी को देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए इसे। तो इस तरीके से हमने बेसिक स्ट्रेंथ के फंडे रिवाइज कर लिए। बेसिक स्ट्रेंथ में 1-2 पॉइंट और हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और वो 1-2 पॉइंट क्या है मैं आपको इसमें डिस्कस करूंगा। एक बार इसको नोट कर लें क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं वो क्या है। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ी चीज सिखाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और पेन और कॉपी साथ साथ चलते रहना चाहिए भाई, ठीक है? तो बेसिक स्ट्रेंथ में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, SIP SIR, जो कि पहले भी बात हो चुकी है, और मैंने आपको बताया SIP SIR अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी कहानी है, और इनको अगर भूल गए तो बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन जो आते हैं एक्चुअल में जो पूछे जाते हैं आप उन्हें भी भूल जाओगे। क्लियर है? तो मुझे बताओ, अगर मेरे पास मैं एक बात करने वाला हूं, इसका नाम है ग्वानाडीन। ग्वानाडीन क्या है समझिएगा इस चीज को। ग्वानाडीन एक कंपाउंड का नाम है, और वो कंपाउंड है कुछ इस तरीके का बच्चों। और ग्वानाडीन की सबसे खास बात है ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब क्या हुआ? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्यों माना जाता है, क्या रीजन है उसका, सुनिएगा बच्चों यहां पर ध्यान से। अगर यहां पर कोई पूछे कि क्यों ऐसा हुआ तो सुनिएगा मेरी बात। मुझे बताइए, अगर मेरे पास कोई N नाइट्रोजन है, क्या लोन पेयर इसके पास रेजोनेंस में डीलोकलाइज है? इसके पास भी रेजोनेंस में क्या है? डीलोकलाइज है।
लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले नाइट्रोजन की, तो इसके पास लोन पेयर क्या है बच्चों, लोकलाइज्ड है। इसके पास लोन पेयर बने हुए हैं, इसके पास लोन पेयर जिस हालात में है उसी हालात में बने हुए हैं, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ, अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो ये डोनेट किसको कर रहे हैं, ये डोनेट ओवरऑल किसको कर रहे हैं, इसी नाइट्रोजन को कर रहे हैं। तो सोचिए इस तरीके के रेजोनेंस को क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन को उस नाइट्रोजन के पास क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जा रही है बच्चों। और ऐसा एक नाइट्रोजन नहीं कर रहा है, ऐसे दो नाइट्रोजन कर रहे हैं। तो सोचिए बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। इसी वजह से ग्वानाडीन दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस माना जाता है। तो सोचिए, अगर इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन में आ जाए जहां आपको लगे कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत अच्छी है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी अच्छी हो रही है तो क्या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। क्यों? अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर किसकी सबसे ज्यादा होगी, इस नाइट्रोजन की। अगर कोई आपसे पूछे ग्वानाडीन क्यों वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो आप इसको समझा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर NH2 है, यहां NH2 है और यहां NH2 है। कंपेयर करना है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ, ये 1 है। इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहां मैथिल लगाया, यहां NH लगाया और यहां पर NH2 लगा दिया। इसी तरीके से मैंने यहां क्या किया बच्चों, मैंने यहां क्या किया, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप लगा दिए और यहां NH लगा दिया। जरा मुझे कंपेयर करके बताएं कि बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी और ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का क्या होगा, मतलब KB का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं। तो मुझे बताइए यहां पर क्या NH2 और NH2, इसको मैं ग्वानाडीन कह सकता हूं, ग्वानाडीन ही है ये, जो कि दोनों लोन पेयर किसके पास जा रहे हैं, इस नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं। इस नाइट्रोजन के पास जाने से हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो सकती है। बात करें सेकंड वाले में, तो सेकंड में एक नाइट्रोजन तो दे रहा है, लेकिन बच्चों दूसरी साइड क्या लगा हुआ है, मैथिल ग्रुप, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, +I करेगा। ये तो मेसोमेरिक के थ्रू दे रहा है, ये मेसोमेरिक के थ्रू दे रहा है, ये भी मेसोमेरिक के थ्रू दे रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली यहां एक इंडक्टिव है, एक मेसोमेरिक है, यहां 2 मेसोमेरिक हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सबसे ज्यादा करेंगे। बच्चों बात करते हैं यहां पे, यहां पर दोनों मैथिल की बात करें तो दोनों मैथिल क्या है, +I और +I, क्योंकि कोई रेजोनेंस फैक्टर नहीं है। यहां दोनों इंडक्टिव से कर रहे हैं, यहां एक इंडक्टिव एक मेसोमेरिक से कर रहा है। तो बताओ बच्चों कंटेंट किसका ज्यादा हुआ, कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है, सबसे ज्यादा डोनेट कर रहा है 1, फिर कौन कर रहा है 2, फिर कौन कर रहा है 3। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। क्लियर बात समझ में आती है। तो चलिए अच्छे से क्वेश्चन को समझें, बेसिक स्ट्रेंथ को समझें और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है ग्वानाडीन को समझें, क्योंकि ग्वानाडीन एग्जाम में पूछा गया है, जेईई मेंस में बहुत बार पूछा गया है बच्चों। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए। मान लीजिए मेरे पास यहां पर NH2 है, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए यहां NH2 है और मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड NH लगा दिया और यहां मैंने NH2 लगा दिया। क्लियर बात है। चलिए और अच्छे से देखते हैं क्या है। मैंने क्या किया, यहां पर OH लगा दिया, डबल बॉन्ड NH लगा दिया, यहां NH2 लगा दिया। ठीक इसी तरीके से बताइए यहां पर मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड NH लगा दिया, NH2 लगा दिया और यहां मैथिल ग्रुप लगा दिया। इन तीनों में कंपेयर करके मुझे यह बताएं कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सबसे तगड़ा कहां पर होगा। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे तगड़ा बेसिक स्ट्रेंथ आपको देखकर बताना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इस चीजों को। कैसे? अगर मैं देखूं तो इन सब चीजों में, तीनों में ये चीजें हो रही हैं। अपर में जो लगी हुई चीजें ये तीनों में कॉमन है, जो चीज कॉमन नहीं है वो है नीचे लगे हुए ये ग्रुप्स। बच्चों मुझे बताएं क्या ये पैरा पोजीशन है? इसके लिए पैरा पोजीशन है, इसका मतलब इसके लोन पेयर मेसोमेरिक के थ्रू डिसॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब ये +M शो कर सकता है। OH है, ये भी +M शो कर सकता है, पैरा पोजीशन है और इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। थर्ड की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि यहां पर पैरा पोजीशन है। तो मुझे बताया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? ये है बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां है मेसोमेरिक और यहां है मेसोमेरिक।
इन दोनों मेसोमेरिक में ज्यादा मेसोमेरिक फैक्टर किसका होता है बच्चों? कौन ग्रेटर होता है? NH2 ग्रुप, क्योंकि जितना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, और बेसिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की टेंडेंसी भी ज्यादा। तो बताएं सबसे तगड़ा 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, क्योंकि 3 में हाइपर कंजुगेशन है और 1 और 2 में क्या है? मेसोमेरिक, और मेसोमेरिक सबसे अच्छा, देन हाइपर, देन इंडक्टिव। क्लियर है? चलिए नोट करिए फटाक से इसे। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया कि कैसे हम बेसिक स्ट्रेंथ ग्वानाडीन के थ्रू समझ रहे थे। क्या कोई दिक्कत है? एकदम से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, समझ में सब कुछ आ रहा है। एक और कॉन्सेप्ट यहां पर आता है बच्चों, और वो है फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिएगा क्या है, क्योंकि फ्लिपिंग के क्वेश्चन भी कभी ना कभी ऐसे कॉन्सेप्चुअल पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए। जैसे फ्लिपिंग का क्या मतलब हुआ, पहले तो आप ये समझेंगे। फ्लिपिंग की अगर हम बात करें बच्चों, तो फ्लिपिंग का मतलब होता है कि अगर नाइट्रोजन मान लीजिए ये sp3 में है, लोन पेयर है जो कि ये बॉन्डेड नहीं है, इसका मतलब ये क्या कर सकता है? ये लोन पेयर के थ्रू एक तरफ से घूम सकता है, फिर क्या कर सकता है? फिर घूम सकता है। इस तरीके घूमने से इस लोन पेयर की जो टेंडेंसी होगी, ये डोनेटिंग टेंडेंसी के थ्रू नहीं डोनेट कर सकता। क्यों? क्योंकि ये फ्लिप कर रहा है। फ्लिप करने से क्या होती है? बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट है, फ्लिपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। अगर जितनी ज्यादा फ्लिपिंग होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर मान लीजिए यही नाइट्रोजन कुछ इस तरीके से होता, तो क्या अब ये फ्लिप कर सकता था? क्योंकि ये नाइट्रोजन एक ब्रिज हेड कार्बन की तरह लगा हुआ है, और ये फ्लिप करेगा तो रिंग क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। फ्लिपिंग इज नॉट पॉसिबल। क्लियर बात समझ में आती है? फ्लिपिंग पॉसिबल यहां पर नहीं होगी बच्चों। अब आपने देखा कि फ्लिपिंग पॉसिबल नहीं है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? अच्छी होगी। इसका मतलब अगर 1 और 2 की बात करूं, तो बताइए 2 की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं और आप बताइए यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए कंपेयर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है। मान लीजिए कोई एक रिंग है, और रिंग के नाइट्रोजन पे ये कुछ कनेक्टेड है, यहां लोन पेयर है। ठीक, यहां पर मैंने क्या किया? एक नाइट्रोजन लिया और यहां ग्रुप लिया, यहां पर भी फ्लिपिंग है। और थर्ड की अगर हम बात करें, तो थर्ड के नाइट्रोजन में यहां पर क्या होगा? आपको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरीके से ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, अब लोन पेयर की टेंडेंसी यहां पर डीलोकलाइज नहीं है, यहां पर भी डीलोकलाइज नहीं है, और यहां पर बच्चों क्या है? डीलोकलाइज है। अब कहीं भी अगर डीलोकलाइज है और कहीं डीलोकलाइज नहीं है, तो सबसे पहली चीज है, अगर लोन पेयर उसने खो दिया तो वो किसी और को कैसे डोनेट कर सकता है? नहीं डोनेट कर सकता। और नहीं डोनेट कर सकता तो बताइए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी? तो मैं लिख सकता हूं यहां बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी बच्चों? 3 की होगी। सॉरी, सबसे कम किसकी होगी? 3 की होगी। क्लियर? 1 और 2 में बात करें तो दोनों में लोन पेयर की टेंडेंसी क्या है? अवेलेबल है उसके पास, लोन पेयर कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया? फ्लिपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे बताइए फ्लिपिंग की यहां पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिंग ब्रेक हो जाएगी। लेकिन 2 में फ्लिपिंग होगी बच्चों, और 2 में फ्लिपिंग होगी तो मुझे बताएं फ्लिपिंग होने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है। इसका मतलब फर्स्ट की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, देन 2, देन 3। क्या क्लियर समझ में आता है भाई? तो चलिए बेसिक स्ट्रेंथ फ्लिपिंग हेडिंग डाल के इसको नोट कर लीजिए। अब मैं कुछ प्रैक्टिस बेसिक स्ट्रेंथ के थ्रू आपको कराना चाहता हूं, जो ओवरऑल बेसिक स्ट्रेंथ आपका क्या हो जाएगा? एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सारे कॉन्सेप्ट एक तरीके से सीख लिए हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इससे बाहर का कोई सिलेबस आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला। आप किसी भी बुक को उठाकर देखें, उस बुक में भी आपको इससे ज्यादा कभी नहीं मिलने वाला। तो समर्पण परिवार आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है बच्चों, आपके लिए कदम कदम पे जुड़ा हुआ है। इतनी अच्छी फैकल्टी की टीम है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। तो आप बिल्कुल फेथ रखें, बिल्कुल विश्वास करें हम पे, और अपनी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आपको हम समझ रहे हैं। बस आप जो हम कहते जाएं आप वो करते जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी बच्चों। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, और मुझे कंपेयर करना है बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए मुझे कंपेयर करके बताएगा आप। मैं काफी सारे क्वेश्चन यहां कराने वाला हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, यहां नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है।
सेकंड क्वेश्चन है, कंपेयर करते जाए बच्चों, अब आपको सब कुछ आता है। ये नाइट्रोजन है, यहां पर क्या है, डबल बॉन्डेड है, यहां है, यहां है, उसी तरीके से यहां नाइट्रोजन लगा होगा। इसमें दोनों में कंपेयर करें, आपस में कंपेयर करना है बच्चों, ठीक है, आपस में कंपेयर करना है, तो करते जाएं फटाफट। इसी तरीके से मैं सारे कॉन्सेप्ट लूंगा जिससे कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल ही भयंकर होने चाहिए, बिल्कुल भयंकर हो जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट। क्लियर? थर्ड ये है। फोर्थ वन, NH, डबल बॉन्ड NH है, और इस तरीके से C डबल बॉन्ड NH और ये NH2 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये NH2 है और यहाँ पर भी मैथिल ग्रुप। क्लियर? फिफ्थ में देखिए, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन है, दो मैथिल ग्रुप हैं, यहां पर भी दो मैथिल ग्रुप हैं, और यहां पर नाइट्रोजन है और यहां पर दो मैथिल ग्रुप हैं। क्लियर? इन दोनों में देखिए। इसी तरीके से सेवेंथ क्वेश्चन देखिएगा, मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक NH2 ग्रुप है और यहां है डबल बॉन्डेड और यहां है डबल बॉन्डेड O। इसी तरीके से यहां पर क्या है, N ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। एट्थ क्वेश्चन देखें बच्चों, NH है और NH2 है। सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत तगड़े लगने वाले हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। इससे बाहर कभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यह आप विश्वास करें। NH2 है, यहां पे मैंने NO2 लगा दिया, दो मैथिल ग्रुप ये लगा दिए, और यहां मैंने क्या किया, NH2 है और यहां मैंने एक NO2 ग्रुप लगा दिया। चलिए इन सारे क्वेश्चन को करें, 9 क्वेश्चन है टोटल, 9 क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं मैंने यहां पर, और इससे बाहर कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी से करते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है भाई, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये ध्यान रखें। क्लियर? रिवाइज करते रहें, चीजों को समझते रहें, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मुझे बताएं, यहां पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यहां पर भी लोकलाइज्ड है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डबल बॉन्डेड के कारण ज्यादा हो जाएगी। सेकंड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या था बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मुझे बताएं कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये आप समझ सकते हैं। लोन पेयर डिलोकलाइज करने के बाद पॉजिटिव कहां आएगा? यहां, जो कि क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर बनेगा। यहां लोन पेयर है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर रहेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो दोनों तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। बात करते हैं यहां, क्या इसका लोन पेयर डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, और आउट ऑफ द प्लेन का मतलब क्या हुआ? प्लेन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगा? नहीं होगा बच्चों। इसका मतलब मुझे बताएं बेसिक स्ट्रेंथ यहां इसकी अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर डीलोकलाइज है, तो बताएं बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी? इसकी अच्छी होगी। क्लियर? ये बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट, SIP भूले तो नहीं हो भाई, SIP सिप सिप करके पीते जाओ, ध्यान रखना। सिप सिप का मतलब क्या होता है? SIP। क्लियर? स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्या होता है? लोन पेयर देना नहीं चाहता, क्योंकि देने के बाद दोनों में रिपल्शन शुरू हो जाता है, और यहां पर तो क्या है, कम से कम दे तो सकता है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। ड्यू टू SIP बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती है बच्चों। यहां पर देखें तो ये है ग्वानाडीन का केस, और ग्वानाडीन का केस कभी नहीं भूलना है भाई, 100% नहीं भूलना है। बेसिक स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर मेसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा इसे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। यहां पर बताएं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों कम होगी? क्योंकि लोन पेयर में जा रहा है इसका इलेक्ट्रॉन,
यहां इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल किसको मिल रहा है? इस नाइट्रोजन को, जिसकी वजह से ग्वानाडीन की प्रॉपर्टी के कारण बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी। बात करते हैं यहां पे। यहां मुझे पता है कि सल्फर और ऑक्सीजन लगे हैं, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होंगे क्योंकि कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन लगा हुआ सल्फर और लगा हुआ ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। अब मुझे बताओ सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। कम होती है तो कम खींच पाएगा, कम विड्रॉ कर पाएगा, और कम विड्रॉ कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी बनी रहेगी। इसका मतलब बताएं 2 और 1 में किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा? इसकी। क्लियर? सोचते जाओ, समझते जाओ और करते जाओ। क्लियर है? चलिए 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बताइए यहां पर 6 क्वेश्चन में क्या है जो आपको डिफरेंस क्रिएट करा रहा है? क्या ये आपको SIR दिखा? सर की बात मानोगे और सर को समझोगे तभी सफलता मिलेगी। SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रिपल्शन फैक्टर है, प्लेन को चेंज कर देगा तो लोन पेयर बना रहेगा, और लोन पेयर बना रहेगा तो किसी को डोनेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? एक्सट्रीमली ज्यादा हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है और इसका डीलोकलाइज्ड है। यहां पर देखो दोनों के लोन पेयर डीलोकलाइज हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड C के साथ साथ डबल बॉन्ड O तक डीलोकलाइज है, जो कि ज्यादा मात्रा में अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खो देगा, और दूसरे वाले में थोड़ा ही है जो इलेक्ट्रॉन कुछ बचे रह जाएंगे। इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? सेकंड वाले की। क्लियर? ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, जे एडवांस में आया हुआ है। क्या होता है ये? क्या इसको पायरॉल बोलते हैं, इसको एनिलीन बोलते हैं? कंपैरिजन के लिए क्या बताया था मैंने ये बताया था बच्चों, अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहा है तो ये भी डीलोकलाइज कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा कर रहा है कौन कम कर रहा है, नहीं कह सकते बिल्कुल भी। इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब सिंपल सा ये समझोगे कि अगर ये अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर देता तो क्या ये NH4+ बन जाता, और अब रेजोनेंस नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता, सॉरी मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और यहां 5 बॉन्ड बनने की वजह से इसके ऑक्टेट में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। तो ये वैलिड नहीं होगा। इसका मतलब अच्छा खासा एरोमेटिक था, अब क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा जिससे वो अनस्टेबल हो जाए। इसका मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इस एनिलीन से क्या होगी? बेकार होगी। क्यों? क्योंकि एनिलीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये पहले भी एरोमेटिक था, अभी भी एरोमेटिक ही है। तो बताओ किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? एनिलीन की। बात करते हैं यहां पर बच्चों। अब यहां तो SIR नहीं है, यहां कोई SIP नहीं है, लेकिन नीचे अगर ध्यान दो तो NO2 के अगल बगल क्या लगे हुए हैं? मैथिल ग्रुप, जो कि बहुत ज्यादा रिपल्शन फैक्टर शो करेंगे। रिपल्शन फैक्टर शो करने की वजह से बताओ यहां पर क्या होगा? ये -M की जगह -I शो करेगा। क्यों? क्योंकि अब रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि रिपल्शन फैक्टर की वजह से प्लेन चेंज कर देंगे, और प्लेन चेंज करने से रेजोनेंस रुक जाता है, क्योंकि रेजोनेंस हमेशा प्लेनर मॉलिक्यूल में होता है। क्या है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? और दूसरे वाले में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये NO2 पूरा -M से विड्रॉ करेगा, और मेसोमेरिक की विड्रॉइंग टेंडेंसी इंडक्टिव से ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी, यहां बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ पहले वाले की ज्यादा हो जाएगी। तो आई थिंक इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको कभी भी जिंदगी में बेसिक स्ट्रेंथ गलत नहीं होगा। क्लियर है? नोट कर ले बच्चों इसे। मैंने आपको पहले हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रखा है, रेजोनेंस पढ़ा रखा है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पढ़ा रखा है, हीट ऑफ कंबशन पढ़ा रखा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन याद है आपको? क्या होता था? भूल गए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या था? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। मैंने आपको समझा रखा है भाई, तो भूलना नहीं है। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा है, आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। क्या था कॉन्सेप्ट? क्या था? जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। क्या था मतलब? क्योंकि हाइड्रोजन को अगर जुड़ना है तो पाई बॉन्ड ही टूटेगा, और पाई बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। इसका मतलब बच्चों हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं तो किस पर डिपेंड करता था? अनस्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना कम स्टेबल एल्कीन होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो पहली बात थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और दूसरी बात थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कब ये होता था? इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज सेम। क्लियर है? समझ में आ गया कैसे करते थे भाई? प्रैक्टिस की थी अपन ने। चलिए एक दो प्रैक्टिस करते हैं और एक प्रैक्टिस करेंगे हीट ऑफ कंबशन की भी। फटाफट दोनों प्रैक्टिस करके इन्हें भी अपन प्रैक्टिस से बिल्कुल रवा करते हैं, फ्री करते हैं, जिससे जिंदगी में इससे गलत क्वेश्चन हमें ना हो सके। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। इससे पहले अपन ने ये क्वेश्चन कभी नहीं किया है। चलिए ट्राई करते हैं, शायद आप इसको सॉल्व कर सके। नहीं कर सकेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम सीखना जरूरी है। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करने में ही मजा आता है भाई। रिपीटेड तो अपन करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए 1 2 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या है देखते हैं। अगर हम 1 में देखें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो मैंने बताया नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज्यादा उतने ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। भाई नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है, 2-2। तो दूसरा स्टेप देखिए, पाई बॉन्ड सेम तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो सबसे कम स्टेबल होगा उसका हम क्या करने वाले हैं? इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा करने वाले हैं। देख के बताइए क्या लग रहा है? क्या इसमें रेजोनेंस दिख रहा है आपको? तो रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी देता है, आपको यही लग रहा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत मार खाओगे अगर ऐसी गलती करोगे तो भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार। अपन ने क्या पढ़ रखा है? एंटी एरोमेटिक पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा? रेजोनेंस तो है, लेकिन क्या यहां पर एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है जो कि हाईली अनस्टेबल होती है, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सबसे अनस्टेबल एल्कीन कौन सी है? ये है। ये नॉन एरोमेटिक है और ये भी नॉन एरोमेटिक है। अपन ने सीख रखा है सबसे स्टेबल एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। क्लियर है क्या? चलिए, तो मुझे पता है नॉन एरोमेटिक दोनों ही है। इसका मतलब यहां हम अल्फा गिन सकते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम किससे निकालते हैं? अल्फा से निकालते हैं। यहां 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां काउंट करें बच्चों, 1 2 2 और 2। क्या यहां 7 अल्फा हाइड्रोजन है? कम स्टेबल है तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अगर मैं एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लूं, अगर मैं क्या करूं, एक बार स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, उसका रिवर्स कर दूंगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा 2 की, देन 3 की, देन 1 की। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? 1 3 2। क्लियर हो गई बात? नोट कर ले बच्चों इसे भी। चलिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बाद हीट ऑफ कंबशन में क्या बताया था मैंने? जितने नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उतना ही कंबशन प्रोसेस ज्यादा, क्योंकि कंबशन की इक्वेशन क्या थी बच्चों? कंबशन की इक्वेशन थी एल्केन के साथ क्या होता था? O2 रिएक्ट करता था तो क्या बनता था? CO2 और वाटर। जितना ज्यादा CO2 निकलेगा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबशन। सही बात है। और जितना ज्यादा CO2 निकलेगा डिपेंड किस पे करेगा भाई? O2 तो एयर से मिल रही है, लेकिन CH4 के बाद अगर देखें तो यहां पर जितने कार्बन होंगे उतना CO2 निकलेगा। और दहन की ऊष्मा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दहन की ऊष्मा। इंग्लिश में बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। जितना जलने का प्रोसेस होगा, जलते हैं तो क्या निकलता है? धुआं। जितना धुआं निकलेगा उतना CO2 गैस रिमूव होगी, और जितनी CO2 गैस रिमूव होगी डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ कार्बन पे। तो क्या लिखा आया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अपन ने, बस मैं एक फटाफट एक रिवीजन करा रहा हूं जिससे पुरानी चीजें आपके माइंड में आती रहे, आप चीजों को भूले ना बच्चों। सेकंड चीज, अगर मैं बात करूं इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, तब बच्चों मैंने आपको बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक 3 मेंबर्ड रिंग है, मैंने यहां 2 मेथिल ग्रुप लगा दिए, एक 5 मेंबर्ड है और एक यहां पर 4 मेंबर्ड है। जल्दी से मुझे ये बताएं, क्या यहां पर हीट ऑफ कंबशन प्रोसेस क्या मुझे पता है? 1 है, 2 है, 3। सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम। यार देखने पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सब में सेम है। अब जब सब में हीट ऑफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसका मतलब अब क्या देखोगे? अब देखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इसका मतलब पहले क्या निकालोगे? स्टेबिलिटी, उसका रिवर्स कर दोगे। यार ये मुझे बताओ, रिंग की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। और साइज 5 कार्बन का क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब 5 कार्बन की रिंग में एंगल स्ट्रेन कम होगा। एंगल स्ट्रेन कम होगा, लड़ाई कम होगी, तो भैया स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। थर्ड में 4th मेंबर है
और 1 में 3 मेंबर्ड है। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो बताओ सबसे स्टेबल 2 देन 3 देन 1। क्यों? रिंग का साइज आपको पता है, सबसे स्टेबल 6 होती है, देन 5 देन 4 देन 3। तो बताओ हीट ऑफ कंबशन क्या लिख दोगे? 1 3 2। तो इस तरीके से हीट ऑफ कंबशन के बारे में अपन ने सीख लिया। चलो नोट कर लो फटाक से इसे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, देखते हैं आपको कर पाते हो नहीं। चलो टास्क है आपके लिए, टास्क है आपके लिए, बढ़िया से करो इसको। चलो अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 है 2 है और 3 है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे पहले क्या देखोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो कि सेम है। फिर क्या देखते हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जब पाई बॉन्ड सेम हो जाते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लूं तो मैं उसका रिवर्स लिख सकता हूं और रिवर्स करके मैं चीजों को क्या कर सकता हूं? सेट कर सकता हूं। तो मुझे बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलिए, क्या 1 में रेजोनेंस दिख रहा है आपको? सेकंड में कोई रेजोनेंस नहीं है, थर्ड में भी कोई रेजोनेंस नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि रेजोनेंस है। सेकंड में रेजोनेंस नहीं, थर्ड में रेजोनेंस नहीं, क्या गिनोगे? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन यहां कितने हैं? 2 2 4 2 6। एल्कीन से जुड़े कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़े हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। यहां 3 2 2 क्या बोलोगे? 3 2 5 2 7 अल्फा। और यहां क्या बोलोगे? 2 2 4 2 6 अल्फा। तो मुझे बताओ 7 अल्फा ज्यादा है 6 अल्फा से, इसका मतलब 1 के बाद 3 देन 2। तो बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? 2 3 1। तो बच्चों उल्टा करना मत भूलना वरना गलती कर दोगे। उल्टा करना भूल गए तो भाई गलती हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने आज बहुत कुछ रिवाइज भी कर लिया और बहुत कुछ नई चीजें भी सीख ली। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं ये बहुत अच्छे से सीखना है अपने। बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन पूछे आते हैं। बॉन्ड एनर्जी की अपन बात करेंगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत रेजोनेंस एनर्जी से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। अपना जीओसी लगभग खत्म हो चुका है। 1 या 2 लेक्चर में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको जीओसी समझ में आ चुकी है बच्चों। तो अब इसकी प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी ना बच्चों तो इतनी जो मेहनत मैंने और आपने की है ये सब वेस्ट हो जाएगी। मैं आपको एक बुक बताऊंगा, वो बुक भी आप साथ साथ लगाते रहें, बल्कि मैं यहाँ डीपीपीस भी अपलोड हो रही है, डीपीपीस भी आप करते रहें। बुक आपके लिए मैं आप रेफर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अच्छी सी बुक। उस बुक को आप खरीदें, उसे अप्लाई करें, उसको आप करें, सॉल्व करें। जितने टॉपिक मैंने ये पढ़ाए हैं उन सब में उसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिलीव रखें मेरे पे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं फिर। मैं सुभाष यादव समर्पण परिवार की तरफ से फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं। इसी तरीके से आप अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें। ठीक है बच्चों? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।